नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं प्रमुख खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को किया नमन। महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच दिलचस्प मुकाबला। कल आएंगे नतीजे। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद आज एक दिन का राजकीय शोक। पार्थिव शरीर को सिंगापुर से ढाका लाने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और मुंबई में आज होगी बीसीसीआई चयन समिति की बैठक। टी20 वर्ल्ड कप के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी चुनी जाएगी टीम। सभी समाचार विस्तार के साथ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नदिया जिले के रानाघाट में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बरजागुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे और उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात बरजागुली खंड के 4 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम हो जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम हो सकेगी। ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बाद असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे और गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे, जो असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम होगा। इस अवसर पर पीएम एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की कुछ तस्वीरें साझा की है। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और यह असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम होगा। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत नया टर्मिनल भवन रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सीवे में किए गए बड़े उन्नयन के समर्थन से प्रति वर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। भारत का पहला प्रकृति विषय से जुड़ा ये हवाई अड्डा टर्मिनल असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जिसका विषय बांस के उद्यान है। टर्मिनल में पूर्वोत्तर से प्राप्त लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया है, जो कांजीरंगा से प्रेरित हरे भरे परिदृश्य, जापी आकृतियां, प्रतिष्ठित गेंदे का प्रतीक और कोपो फूल को प्रतिबिंबित करने वाले 57 बाग विषय वाले स्तंभों से पूरित है। एक अनूठा आकाशवन जिसमें लगभग 1 लाख स्थानीय प्रजातियों के पौधे हैं और ये यहाँ आने वाले यात्रियों को वन जैसा अनुभव प्रदान करता है। भोपाल में आज से मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो संचालित होगी। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट देखिए। मेट्रो स्टेशन पहला स्टेशन है जो पहले फेज़ की अगर बात की जाए, जो एम्स तक पहली मेट्रो चलाई जा रही है सुभाष नगर से। टिकट काउंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले जब यात्री यहाँ आएंगे तो उनको टिकट यहाँ पर लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल टिकट काउंटर पे जो ऑपरेटर है वो मौजूद है।
सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये सिक्योरिटी पॉइंट है। अगर आपके पास कुछ सामान होगा, कुछ बैगेज होगा, तो यहाँ से आपको निकलना होगा उस सामान को, और यहीं से पूरी सुरक्षा जांच होगी। और उसके बाद जो पैसेंजर्स आएंगे उनकी सुरक्षा जांच भी जो है वो भी इस स्टेशन पर, भोपाल के स्टेशन पर इस तरीके से होती हुई दिखाई देगी। और ये इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि भोपाल के लोगों के लिए ये एक पहला अनुभव है मेट्रो का, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो उनको ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेशन कंट्रोल रूम में फ़िलहाल हम मौजूद हैं, जहाँ से पूरे स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण जगह कहलाती है जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं पूरे स्टेशन परिसर में, उसका आउटपुट भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर जो स्टेशन पर होते हैं वो उसका क्या स्थिति है, कौन सा ऑपरेशनल है, कौन सा नहीं है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस स्क्रीन के ज़रिए देखने को मिल रही है। डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, जहां पर जैसे अभी आप देख पा रहे हैं एम्स प्लेटफॉर्म नंबर 1 3:54 पर ये ट्रेन जो है वो यहाँ आएगी। और ये जो डिस्प्ले का जो पूरा कंट्रोल है वो स्टेशन कंट्रोल रूम जो है वहाँ से इसको किया जाता है। यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था आरओ के साथ में जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है। और इसके साथ साथ शौचालयों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए एक अलग शौचालय और दिव्यांग शौचालय में खासतौर से आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक जैसे कहीं सुरक्षा मापदंडों पे कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान जो ये दिया गया है वो ये कि एक सेंसर अलार्म यहाँ पे लगाया गया है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति शौचालय का उपयोग कर रहा है तो वो अगर किसी समस्या उसके सामने है या कुछ इमरजेंसी ऐसी कुछ लग रही है तो वो इस बटन को प्रेस करेंगे और इसकी जानकारी सीधे जो स्टेशन कंट्रोल रूम है वहाँ पर पहुँच जाएगी और उनको जल्द से जल्द जो है मदद दिव्यांग लोगों को भी शौचालय के अंदर तक मिल पाएगी। भोपाल मेट्रो के कार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, जानने के लिए देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ही एक और रिपोर्ट। भोपाल मेट्रो है जो कुछ ही घंटों के बाद भोपाल के लोगों को समर्पित होने वाली है। और कभी तांगे और टेम्पो पे चलने वाला भोपाल इस कोचेस में, इन कार्स में सफ़र करता हुआ दिखाई देगा। और इस कोच में क्या वो सुविधाएं हैं आज वो हम आपको बताते हैं। ट्रेन ऑपरेटर जहां पर मौजूद होते हैं, ये यहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर होंगे जो यहाँ से ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। और सबसे ख़ास बात, ये जो पूरे कोचेज़ हैं, ये जो पूरी कार्स जिसको कहा जाता है, ये बिना कोई ट्रेन ऑपरेटर के भी ऑपरेट हो सकती हैं। ये सुविधाओं के साथ पूरी लैस हैं। और ये एक फ्रंट पे ही इमरजेंसी डोर एक दिया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फ्रंट से भी एग्जिट संभव हो सकता है, लिहाजा इसको आपातकालीन निकासी आप कह सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे, एक पूरी कार में जो है 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सेंसर के साथ। ये लाइट्स जो है इसका ऑटोमेटिक सेंसर होता है जिससे लाइट्स अपने हिसाब से कितनी उजाले की आवश्यकता है वो लाइट्स चल सकती हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए अगर बात करें, दिव्यांग यात्रियों की बात की जाए तो उनके लिए व्हील चेयर के लिए एक खास जगह वो भी आइडेंटिफाई की गई है। अग्निशमन यंत्र जो है वो भी तमाम कोचेस में दिए गए हैं। अगर कोई आग की घटना या ऐसी दुर्घटना नजर आती है तो अग्निशमन यंत्र जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमरजेंसी के लिहाज से अगर देखें पूरी मेट्रो में तो हेल्पलाइन नंबर भी है, मेट्रो हेल्पलाइन नंबर 0755285000। इस हेल्पलाइन नंबर पर यात्री जो है वो कॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, कोई किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो वो इसको बटन को प्रेस कर सकता है। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और आप इसको देखेंगे, ये मैंने इसको प्रेस किया है। अब ये मैसेज जो है ये सीधे जो ट्रेन ऑपरेटर है, टीओ जो है, उसके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। हर सीट पर 2-2 मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इमरजेंसी डोर्स सभी कार्स में जो है वो मौजूद हैं। ये करंट कलेक्शन डिवाइस है और यही जो थर्ड रेल से चलने वाला है, ये पूरी जो मेट्रो के जो कोचेस होंगे, कार जो होगी, ये थर्ड रेल से चलेगी। और ये जब थर्ड रेल से टच होंगे और उसके थ्रू ही ये पूरी तकनीक के साथ ये पूरे कोचेस जो हैं वो भोपाल की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये तकनीक जो है भारत के
कुछ ही राज्यों में जो मेट्रो चल रही हैं वहाँ पर ही मौजूद है। भोपाल के लोगों का मेट्रो का सपना केवल दौड़ने तक से पूरा नहीं हुआ है, बल्कि सुविधाओं के लिहाज से देखें, तकनीक के लिहाज से देखें तो ये मेट्रो कई मायनों में बहुत खास है। कई राज्यों में अभी भी जो मेट्रो चल रही हैं कई साल पहले से, वो तकनीकें जो वहाँ नहीं है वो तकनीकें भोपाल की मेट्रो में यात्रियों को मिल सकती है। कैमरामैन गौरव निरूटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वंदे मातरम गीत ने पराधीन भारत में आशा का एक ऐसा दीप प्रज्वलित किया जो देखते ही देखते केवल एक गीत ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की आवाज बन गया। देश विदेश के कवियों और लेखकों ने अलग अलग भाषाओं में वंदे मातरम का अनुवाद किया, जिससे ये भारत की भाषाई विविधता में एकता का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। इन्हीं अनुवादों के कारण वंदे मातरम ने भाषाई सीमाओं को पार करते हुए हर भारतीय के दिल में एक विशेष जगह बनाई। वंदे मातरम गीत शब्दों से परे एक भावना है, भक्ति और स्वतंत्रता के संगम का, जिसने पराधीन भारत में आशा का द्वीप प्रज्वलित किया। वंदे मातरम ने राजनीतिक दास्ता के विरुद्ध भारतीय लेखकों और कवियों के मन को झकझोर दिया और इसके बाद वंदे मातरम केवल संस्कृत और बंगाली भाषा तक ही नहीं बल्कि इसका तमाम भारतीय भाषाओं में अनुवाद और आत्मसात किया गया। और इसके साथ ही वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की भाषाई विविधता में एकता का प्रतीक बन गया। देश के कोने कोने में वंदे मातरम के कवियों और लेखकों ने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर इसे लोकप्रिय बनाया। वंदे मातरम का मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया आदि अनेक क्षेत्रीय और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। और भारत में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जो वंदे मातरम के विचारों और प्रभाव से अछूता रहा हो। वंदे मातरम का अन्य भाषाओं में अनुवाद 1897 में ही प्रारंभ हो गया था, जिसमें मराठी और कन्नड़ जैसी भाषाएं शामिल थीं। राष्ट्रीय चेतना के लिए महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम को एक मंत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वंदे मातरम का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा वंदे मातरम नाम से अन्य कविताएं भी लिखी गईं। बाद में अनेक दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्थानीय भाषाओं में वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार कर इसे लोकप्रिय बनाया। वहीं तेलुगु कवि पंतलु ने वंदे मातरम का तेलुगु में अनुवाद किया, जबकि 1901 में दक्षिणाचरण सेन ने इसे पियानो की धुन पर प्रस्तुत किया और 1905 में सरला देवी चौधरानी ने
वंदे मातरम गाकर इसे भारत की स्वतंत्र आत्मा का स्वर बना दिया। महान दार्शनिक और राष्ट्रभक्त श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद मदर आई बो टू दी शीर्षक से किया, जो नवंबर 1909 में उनके साप्ताहिक पत्र कर्मयोगिनी में प्रकाशित हुआ। समय के साथ वंदे मातरम का अनुवाद उड़िया, असमिया, पंजाबी और अन्य भाषाओं में भी हुआ, जो इसके राष्ट्रव्यापी प्रसार और स्वीकृति को दर्शाते हैं। वंदे मातरम ने असम के कई कवियों और नाटककारों को गहराई तक प्रेरित किया। असमिया साहित्य के महान शिल्पी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने अपने साहित्य में वंदे मातरम के महत्व और देशभक्ति की भावना को उजागर किया। वहीं असमिया कलागुरु विष्णु प्रसाद ने अपने नाटकों के जरिए लोगों तक वंदे मातरम के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पहुंचाया। वंदे मातरम से प्रेरित होकर देश के अनेक लेखकों और साहित्यकारों ने आनंद मठ का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। जैसे बंकिम के राष्ट्रवाद के आदर्श से प्रभावित शुरुआती अग्रदूतों में से वी वेंकटाचार्य ने आनंद मठ का कन्नड़ में अनुवाद किया। इसी तरह हिंदी के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, गिरधर शर्मा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि ने वंदे मातरम को हिंदी के विशाल हृदय प्रदेश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं वंदे मातरम से प्रेरित होकर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से ही भारत वंदना लिखी। वंदे मातरम केवल इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि भारत की जीवित भावना है। एक ऐसा स्वर जिसने प्रतिरोध में, एकता में और भावों को जागरण में परिवर्तित किया। वहीं अलग अलग भाषाओं में इसके अनुवाद ने इसकी भाव, भावना और भावार्थ को जन जन तक पहुंचा दिया और वंदे मातरम पूरे भारत में एक नई जागृति और पुनर्जागरण का मंत्र बन गया। सशस्त्र सीमा बल का आज 62वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एसएसबी के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने कहा कि स्थापना दिवस पर एसएसबी के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। हमारी सीमाओं की रक्षा करने के साथ बल संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और जवानों ने कर्तव्य निर्वहन से देश को गौरवान्वित किया है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के लिए आज वोटिंग हो रही है। 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए सुबह 7:30 बजे से ही मतदान शुरू हो गया, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगा। वहीं स्थानीय निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी मतदान किए जा रहे हैं। इन चुनाव के लिए मतों की गिनती कल होगी। इससे पहले 2 दिसंबर को पहले चरण के मतदान के दौरान 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। कई स्थानों पर अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। गोवा में बहुचर्चित जिला पंचायत चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान हो रहा है। इस मतदान में तटीय राज्य की सभी 50 सीटों पर 200 से ज्यादा उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। वहीं लगभग 86 लाख मतदाता, जिसमें 42 लाख पुरुष और 44 लाख महिलाएं हैं, शामिल हैं। वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 1284 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें उत्तरी गोवा में 658 और दक्षिणी गोवा में 626 केंद्र हैं। गौरतलब है कि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि मतपत्रों के माध्यम से मतदान हो रहा है। वहीं मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। रुक करते अगली खबर का। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती ठंड के साथ राजधानी दिल्ली कोहरे की मार झेल रही है। कम दृश्यता की परिस्थितियों के कारण विमान संचालन पर काफी असर पड़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए
एयरलाइंस को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें उड़ानों की समय पर और सटीक जानकारी देना, रद्द होने की स्थिति में पुनः बुकिंग या रिफंड की सुविधा देना, समय पर चेक इन के बाद बोर्डिंग से वंचित नहीं करना, दिव्यांग यात्रियों के लिए सहायता प्रदान करना, समय पर रिफंड और सामान की सुविधा और प्रभावी शिकायत निवारण का समाधान करना शामिल किया गया है। सभी एयरलाइंस पर निगरानी के लिए डीजीसीए को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर बांग्लादेश में हालात फिर से खराब हैं। इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद आज यहां एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। हादी की पिछले सप्ताह अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारे जाने के बाद से ही हालात बेकाबू हो गए। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार को लेकर है। आशंका जताई जा रही है कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचने पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो बांग्लादेश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान हादी पर हमला हुआ था और उसके बाद सरेआम 2 हमलावरों ने उन पर फायर किया था। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हादी को सिर में गोली लगी थी, उसके बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, हालांकि इस दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दावा किया है कि हालिया हिंसा और अखबारों के दफ्तरों पर हुए हमले फरवरी 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा हैं। इस हिंसा की शुरुआत युवा नेता और चुनाव उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुई। उन्हें नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हमले तेज हो गए। मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया गया। इन पर सरकार और भारत समर्थक होने के आरोप लगाए गए। उपद्रवियों ने चट्टगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव भी किया। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि ये जघन्य हमले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने और चुनाव को विफल करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए। ये कार्रवाई हाल ही में अमेरिकी कर्मियों पर हुए हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया कि इन हमलों में आईएसआईएस के लड़ाकों, हथियार ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नाम दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन हमलों को सीरियाई सरकार का पूरा समर्थन मिला है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि देश आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और उसे किसी भी हाल में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलने दिया जाएगा। फिलहाल सीरिया में करीब 1000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन आईएसआईएस के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है। दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला निशानेबाजों का दबदबा दमदार तरीके से देखने को मिला है। इस प्रतियोगिता से बड़ी तस्वीर के रूप में राजस्थान की महिला निशानेबाज पुष्पा मेघवाल निकलकर सामने आई हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 2 रजत जीतकर कुल 5 पदक अपने नाम किए और इतिहास रचा। निशानेबाज पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर वुमेन कैटेगरी, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल सुपर मास्टर और 10 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। पुष्पा ने 50 मीटर पिस्टल सीनियर मास्टर वुमेन कैटेगरी और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। पुष्पा की इस कामयाबी पर ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने खुशी जताई है। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए आज भारत क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल का ऐलान करेगा। इस कड़ी में आज मुंबई में बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक होगी। इस बैठक में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम चुनी जाएगी। उपकप्तान शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। टी20 विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ 7 फरवरी को करेगा। ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा और इसके बाद भारत और नामीबिया के बीच मैच
नई दिल्ली में 12 फरवरी को होगा। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को टूर्नामेंट का महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ग्रुप चरण में अपना आखिरी मैच अहमदाबाद में 18 फरवरी को खेलेगा। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने अजय अभियान को जारी रखते हुए शुक्रवार को BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इस तरह सात्विक चिराग की जोड़ी सत्र के आखिरी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बन गई है। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी का सामना चीन के सीवांग और W के लियांग की जोड़ी से होगा। ग्रुप बी के अपने अंतिम मैच में मलेशिया के आरोन चिया और सोहवुई यिक की जोड़ी को हराकर ये कामयाबी हासिल की है। तीसरी वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहला गेम हारने के बाद संयम और रणनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेताओं को 70 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 17-21, 21-18 और 21-15 से हरा दिया। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।